दूसरा जो है मूल्यांकन का प्रकार वो है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि वर्ष भर आपने जो भी कार्य किया है, शिक्षक ने जो भी प्रक्रियाएं यूज की है, जिन भी उद्देश्य को लेकर चला है, जो स्ट्रेटजीज को लेकर चला है, और शिक्षण के दौरान स्टूडेंट ने भी जो भी कार्य किया है, जिसके दौरान उसे जो है वर्ष के अंत में जो आप वर्ष भर काम करते हैं, वर्ष भर उसके दौरान आपको ग्रेड दी जाती है और मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये जो ग्रेड और मार्क्स दी जाती है, ये तो किसके, स्टूडेंट के लेवल में होता है। और जो टीचर्स होते हैं उनका परसेंटेज ऑफ रिजल्ट कितना रहा, परसेंटेज और रिजल्ट कितना रहा इंडिविजुअल सब्जेक्ट का, यानी कि एक विषय को लेकर जो शिक्षक अपनी प्रक्रियाएं लेकर चलता है, जो टेक्निक लेके चलता है, जो मेथड लेके चलता है, जो स्ट्रेटजीज लेके चलता है, ये सारे स्ट्रेटजीज, ये सारे मेथड्स जो हैं उनको वर्ष भर चालू रखना है या नहीं रखना है, ये किस पर डिपेंड करता है, योगात्मक मूल्यांकन को। तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि जो वर्ष भर की जो वर्ष भर जो हम वो करते हैं प्रक्रियाएं, उसमें से कौन से पार्ट्स को हमको चालू रखना है वर्ष भर के लिए और किसको छोड़ना है। क्यों? क्योंकि हम रचनात्मक मूल्यांकन में तो हम ये देख सकते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन में तो हमारा एक टेस्ट हुआ, ठीक है, हमारा एक टेस्ट होने के बाद हमें लगा कि उसका रिजल्ट उतना नहीं मिला, हमारी जो हमने जो बनाए थे अपने मेथड्स, जिस टेक्निक से टीचर ने पढ़ाया वो फुलफिल नहीं हो पाई, और जो रिजल्ट सोचा था उतना आ नहीं पाया। तो उस वक्त क्या करता है, क्योंकि रचनात्मक तो वर्ष भर चल रहा है ना भाई, तो रचनात्मक में तो क्या कर सकता है टीचर, रचनात्मक में तो वो अपने उस चीज को बदल सकता है, उसके पास टाइम होता है। लेकिन योगात्मक में वो वर्ष भर का योग ही होता है, तो वो बदलेगा क्या, सिर्फ वो इतना करता है योगात्मक में कि कौन सी जो ना टीचिंग प्रोसेस है, जो शिक्षण प्रक्रिया है, उसको वर्ष भर चालू रखना है, ठीक है, कौन सी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको वर्ष भर चालू रखना है। अब स्टूडेंट ये सोचेंगे कि यार हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी शिक्षण प्रक्रिया चालू रखनी है। तो शिक्षण प्रक्रिया के लिए कि जो है ना शैक्षिक प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं में से उसके किस भाग को, इन शैक्षिक प्रक्रिया में से किस भाग को रखना है वर्ष भर चालू और किसको छोड़ देना है, तो ये किसके द्वारा पता लगेगा, ये योगात्मक मूल्यांकन के जो उपकरण होते हैं, योगात्मक मूल्यांकन के जो उपकरण कह लो, मापन कह लो, है ना, टूल्स कह लो, उनके द्वारा ये पता लगता है कि कौन सी शिक्षण प्रक्रिया वर्ष भर चालू रहेगी और कौन सी बंद कर दी जाएगी। तो इनके कुछ उपकरणों के नाम हैं। पहला है जांच सूची, दूसरा स्तर का माप, तीसरा साक्षात्कार, चौथा अवलोकन, पांचवा घटनाव्रत और छठा, पहला जांच सूची, दूसरा स्तर का माप, तीसरा साक्षात्कार, चौथा अवलोकन, पांचवा घटनाव्रत और छठा है व्यक्तिगत अध्ययन, जिसको केस स्टडी भी कहते हैं। छठा है व्यक्तिगत अध्ययन, यानी कि इन उपकरणों का जो रिजल्ट आएगा, इन 6 उपकरणों के द्वारा जब हम जांच करते हैं और इन 6 उपकरणों के द्वारा जब हम किसी चीज को करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि कौन सी शिक्षण प्रक्रिया वर्ष भर चालू रहेगी और किसको हम बंद कर देंगे। अब पहला आता है जांच सूची। वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ, क्योंकि इन चीजों को हम फिर भी आगे और दोबारा पढ़ेंगे जब मूल्यांकन की विधियां आएंगी तब, इसलिए। तो जांच सूची क्या होती है? जांच सूची प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए यूज की जाती है। कौन सी परीक्षाओं के लिए? प्रयोगात्मक परीक्षा की जांच के लिए, अप्लाइंग टेस्ट के लिए की जाती है। इसकी जांच के लिए, इसके कितनी वैल्यू है उसके मूल्य को देखने के लिए, इसमें बच्चों की कितनी रुचि है उस चीज को चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जांच सूची का
प्रयोग करते हैं। दूसरा आता है स्तर का माप। स्तर का माप क्या होता है कि मान लो क्लास में कोई स्टूडेंट है, अपन नहीं बोलते जीनियस, जीनियस भी 100 में से ओनली फॉर 5% होते हैं। अब उन जीनियस में से वो टीचर से भी अप लेवल के होते हैं, क्योंकि वो तो आगे की क्लास भी जानते हो, ठीक है। जीनियस जो अभी आपने देखा होगा यूट्यूब पे एक 11 साल का बच्चा, मात्र 11 साल का बच्चा जो 5वीं या 6ठी क्लास में उसका स्टैंडर्ड होता है, और वो 11 साल का बच्चा आपने देखा होगा कि IIT की कोचिंग दे रहा है बच्चों, तो वो क्या है, वो जीनियस है। तो इसे जीनियस का जो होता है ना लेवल, वो 5% ही माना गया है। तो टीचर को ये देखना कि ऐसे जीनियस बच्चों का प्रभाव जो है वो कक्षा में क्लास में कैसा पड़ रहा है, इसका जो प्रभाव है वो क्लास में कैसा पड़ रहा है, इससे देखा जाता है स्तर का माप। कि एक तो बिल्कुल डल हो, जिसको 10 बार बता दो तो भी समझ में नहीं आया, एक ये कि आपने बताया ही नहीं, उससे पहले ही उसको आता हो, तो वो कहलाता है स्तर का माप। तीसरा होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार के द्वारा टीचर क्या करता है, टीचर अपने स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछ के और उनके आंसर लिखता है, उसके थ्रू ये जानता है कि क्या चीज सही है और क्या नहीं है। उसके बाद आता है चौथा अवलोकन। स्टूडेंट की जो दैनिक दिनचर्या होती है उसको टीचर दूर से ही ऑब्जर्व करता है, और जब उसकी डेली जो दैनिक जो व्यवहार होता है उसको जब दूर से ऑब्जर्व करके ना अपना रिजल्ट निकालता है, वो क्या कहलाता है, अवलोकन। अवलोकन में टीचर कभी भी स्टूडेंट के पास नहीं जाता है, उनसे कुछ पूछता नहीं है, वो खुद ही दूर बैठा अवलोकन करता रहता है कि ये इसने ये किया, ये किया, ये किया, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अवलोकन। अगला आता है नेक्स्ट अपना घटनावृत्ति। कुछ शिक्षार्थी तो ये कहते हैं, क्योंकि इसमें शिक्षार्थियों में मतभेद हो गए थे, तो कुछ शिक्षार्थी तो ये कहते हैं कि जो बच्चे की जो है ना सार्थक घटनाएं होती है उनका वर्णन करना। कौन सी घटनाओं का? पहले शिक्षार्थी तो क्या कहते हैं, पहले शिक्षार्थियों का तो मानना है कि विद्यार्थी की जो सार्थक घटनाएं होती हैं, कौन सी, विद्यार्थी की सार्थक घटनाओं का वर्णन घटनावृत्त है। सार्थक घटनाओं का वर्णन। और कुछ शिक्षार्थी ये कहते हैं कि विद्यार्थी की, ये पहला मत है, ये दूसरा मत है, विद्यार्थी की सामान्य घटनाएं, सामान्य घटनाओं का जो वर्णन होता है वो घटनावृत्त है। लेकिन हम कुल मिला के ये मान सकते हैं कि एक टीचर के द्वारा, लेकिन हम कुल मिलाकर ये मान सकते हैं कि एक टीचर के द्वारा जो विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है, और उस परिस्थिति में एक टीचर के द्वारा जो परिस्थिति उत्पन्न की, उस परिस्थिति में स्टूडेंट कैसा व्यवहार कर रहा है। स्टूडेंट जो व्यवहार करता है, स्टूडेंट जो व्यवहार करता है, टीचर ने कोई परिस्थिति बनाई और उसमें स्टूडेंट ने जो व्यवहार किया वो क्या है, वो घटनावृत्त है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट है अपना व्यक्तिगत अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन में क्या होता है कि जो टीचर होता है ना, वो स्टूडेंट के समूह का सदस्य बन जाता है। अपना अगला है व्यक्तिगत अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन क्या होता है कि इसमें टीचर होता है वो निदानात्मक और सुधारात्मक उसकी भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि है ना, जो टीचर होता है ना वो स्टूडेंट समूह का सदस्य बन जाता है, और जब सदस्य बन जाता है तो उनके बीच में जो भी कारण होते हैं उनको जानता है कि इनके क्या समस्या है और उनका सुधार करने का प्रयास करता है। इसलिए व्यक्तिगत अध्ययन में टीचर की भूमिका निदानात्मक और सुधारात्मकता की मानी गई है। अब आप समझ गए होंगे कि योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है और रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। ब्रीफ में हम थोड़ा सा देखेंगे कि रचनात्मक और दूसरा है योगात्मक, ठीक है। ब्रीफ में थोड़ा सा देखते हैं। ये क्या होता है, कक्षा के दौरान होता है। कब होता है? कक्षा के दौरान होता है। ये कब होगा? वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में। दूसरा, इसके लिए किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। अपने इसको किसी उपकरण से मापा था क्या कि कोई प्रक्रिया लेनी है, नहीं लेनी है, करना है, नहीं करना है, तो इसमें उपकरण नहीं होते हैं।
और योगात्मक में उपकरणों का यूज किया जाता है। दूसरी बात, रचनात्मक मूल्यांकन में हमेशा टीचर को फीडबैक मिलता है। फीडबैक किसके द्वारा मिलता है? स्टूडेंट से मिलता है, स्टूडेंट से मिलता है। लेकिन योगात्मक मूल्यांकन में फीडबैक नहीं मिलता। क्या मिलता है? ग्रेड और नंबर्स दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि रचनात्मक मूल्यांकन में हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसको हम जो चाहे इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन क्या योगात्मक को कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो खुद ही वर्ष के अंत में होता है। वर्ष के अंत में जब रिजल्ट ही आ गया तब क्या करेंगे? तो इसमें क्या करते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं किया जा सकता, इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। तुम लोगों ने जो है इतना मेरा सपोर्ट किया और आगे भी वीडियो लाती रहूंगी जैसे जैसे टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने बार बार पूछा कि मैम वीडियो नहीं डाल रहे, मैसेज कर रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि अभी मेरे दोनों बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, इसलिए आप लोगों को टाइम नहीं दे पाई। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूंगी। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।